एवरीवन, दिस इज शिल्पा अग्रवाल। वेलकम टू लेट्स लर्न विद गरवा गर्ल्स। होपफुली आप मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है चंद्रगुप्त मौर्य। हम पढ़ रहे थे तो चंद्रगुप्त मौर्य जी की शादी हमने करवा दी थी किसके साथ? सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना के साथ। जो मौर्य काल का टाइम पीरियड है वो मैंने बताया था 323 ईसा जो पूर्व में घनानंद को समाप्त कर है वो चंद्रगुप्त मौर्य है, वो मौर्य वंश की नींव रखते हैं। तो 323 से लेकर जो 184 ईसा पूर्व तक है वो मौर्य वंश है, यानी कि 139 साल का काल पीरियड है वो है मौर्य काल। तो चंद्रगुप्त मौर्य जी की शादी हो चुकी थी सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना के साथ में। अब उसके बाद में जो सेल्यूकस निकेटर है वो 4 उनको दहेज में प्रांत देता है। काबुल, कंधार, 2 और थे, ईरान और एक और था। और उसके बाद है वो कौन आता है भाई? जो सेल्यूकस निकेटर है वो अपना जो राजदूत है वो भेजता है। कौन? मेगास्थनीज। और उसमें है वो यहाँ पर आकर है वो एक पुस्तक की रचना की, इंडिका। तो इंडिका के बारे में उसने क्या क्या लिखा है, जो हमारे भारत के बारे में है, क्या क्या चीजें हैं, वो अलौकिक वर्णन किया है इंडिया के बारे में। तो आइए फिर है वो मेगास्थनीज की पुस्तक को देखते हैं। देखो, सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया यूनान का राजदूत। सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया यूनान का राजपूत कौन है भाई? मेगास्थनीज, जिसने इंडिका पुस्तक की रचना की थी। और संभवतः 304 से लेकर 299 ईसा पूर्व के बीच चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ये भारत आया था। कौन? जो मेगास्थनीज है वो भारत कब आया? 304 से 299 तक रहा, यानी कि ये रहा भाई 4-5 साल रहा, 5 वर्ष रहा। कौन? मेगास्थनीज है वो इंडिया में 304 में आता है और 299 में चला जाता है। 299 तक ये रहा, यानी कि 4-5 साल रहा यहाँ पर। इंडिका नामक पुस्तक लिखी। तो इसको जो मेगास्थनीज है इसको प्रथम राजदूत माना जाता है। प्रथम बार जो विदेशी राजपूत है वो माना जाता है जो इंडिया में आया। इंडिया नामक पुस्तक की रचना की, ये मैंने बता दिया। भारत का सबसे बड़ा नगर जो पाटलिपुत्र है, जो गंगा और सोन नदी, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे है? गंगा और सोन नदी के किनारे, यानी कि संगम पर है। तो इस जो पाटलिपुत्र है या पोलीब्रोथ था, इसके दो नाम है। जो वर्तमान में जो हमारा खानसर का पटना है यही वो पाटलिपुत्र है पहले वाला, जिसका नाम पहले क्या था भाई? पाटलिपुत्र, पोलीब्रोथ था। और अब है ये पटना वर्तमान का। तो ये वही है। मगध की राजधानी पहले गिरिवर्ज में वैशाली, फिर पाटलिपुत्र। नगर के अधिकांश मकान लकड़ी के बने हुए थे। नगर था, इसके अधिकांश बाग जो मकान है वो लकड़ी के बने हुए थे। राज्य में शांति और अच्छी व्यवस्था थी। कौन बता रहा है? ये है वो मेगास्थनीज बता रहा है। अपनी जो पुस्तक है इंडिका उसमें लिख रहा है कि भाई जो यहाँ का पाटलिपुत्र का ये जो बखान कर रहा है कि मकान है वो लकड़ी के बने हुए थे और राज्य में अच्छी खासी शांति व्यवस्था थी। प्राय लोगों के घरों में ताले नहीं मिलते, कि लोग है वो ताले वगैरह नहीं लगाते, यानी कि जो चोरी वगैरह की यहाँ चोरी नहीं होती थी। भारतीय यूनानी देवता जो डायनोसियस तथा हेराक्लीज की पूजा करते हैं। जो भारतीय लोग है वो डायनोसियस और हेराक्लीज की पूजा करते हैं, ये बता रहा है। तो ये तो यूनान का है, तो ये जो अपनी जो लैंग्वेज है उसी में बताएगा। जो डायनोसियस तथा हेराक्लीज की पूजा करते हैं ये बता रहा है। जो वस्तुतः इसमें शिव तथा कृष्ण की पूजा से तात्पर्य ये बोलना चाह रहा है जो मेगास्थनीज है कि डायनोसियस तथा हेराक्लीज की जो भारतीय लोग है वो पूजा करते हैं, इसका तात्पर्य है वो शिव और कृष्ण से है। शिव और कृष्ण से तात्पर्य है। समाज में दास प्रथा, सती प्रथा तथा बहु प्रथा जैसी है वो व्यवस्था नहीं मिलती है, कि समाज में दासी प्रथा, जो सती प्रथा और बहु विवाह जैसी है वो व्यवस्था नहीं है। भारत में अकाल नहीं पड़े। भारत के मूल निवासी है, कोई बाहर से नहीं आए। ये बोल रहा है कि भारत में अकाल नहीं पड़े और जो भारत के निवासी है वो बाहर से नहीं आए, वो भारतीय मूल है। भारतीय मूल क्या? भारतीय समाज के मूल निवासी है, वो कोई बाहर से नहीं आए हुए। भारत के लोग यहीं के हैं, वो बाहर से नहीं आए। तो देखो कितना सुंदर वर्णन है वो, कितना अच्छी अच्छी बातें हैं वो।
मेगास्थनीज है वो अपनी पुस्तक इंडिका में हमारे जो देश इंडिया है और उसका जो पाटलिपुत्र है उसके बारे में लिख रहा है। तो देखो एक विदेशी इतिहासकार आकर यहाँ पर की जो चीजों का इतना सुंदर तरीके से वर्णन कर रहा है। आज जैसे हम अमेरिका में जाए तो हम ऐसे आज जाए तो हम बोलेंगे कि भाई वहां की जो शासन व्यवस्था अच्छी है, वहां की सड़कें बहुत अच्छी खासी हैं, लोग अपना कर्तव्य समझते हैं, कचरा वगैरह कुछ नहीं फैलाते हैं और सभी है वो अपने अपने काम पर टाइम पर जाते हैं और उनका जो सामाजिक और राजनीतिक जीवन है वो अच्छा है। तो आज के संदर्भ में हम अमेरिका में अगर जाएं तो ये बातें बोलेंगे। लेकिन उस टाइम कितने साल हो गए भाई देखो, उस टाइम है वो जो यूनानी इतिहासकार है मेगास्थनीज वो यहाँ पर आकर है वो इंडिया के बारे में इतनी इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहा है। तो यानी कि आज का अमेरिका ले लो, पहले का इंडिया, कितना अंतर आ गया है। तो देखो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में 312 ईसा पूर्व में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा। यहाँ पर बोल रहा है ना मेगास्थनीज की यहाँ पर अकाल नहीं पड़ा, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में तो आया था, वक्त ये तो आया था यहाँ पर। तो लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के काल में 312 ईसा पूर्व में 12 वर्ष का अकाल पड़ा था। यानी कि जब ये आया तब अकाल वकाल नहीं था, इसीलिए इसने ये कहा। तो ये बात यहाँ पर आ गई कि अकाल तो पड़ा था भाई, ये ऐसी जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में अकाल पड़ा 12 वर्ष का, तो ये ध्यान में रखना। फलस्वरूप चंद्रगुप्त और सौराष्ट्र के प्रतिनिधि जो फलस्वरूप चंद्रगुप्त और जो सौराष्ट्र का प्रतिनिधि था पुष्यगुप्त वैश्य के माध्यम से सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया। जो चंद्रगुप्त जब अकाल पड़ा 12 वर्ष का, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो पुष्यगुप्त जो सौराष्ट्र का एक प्रतिनिधि था पुष्यगुप्त वैश्य, उसके साथ में मिलकर सुदर्शन नामक झील का निर्माण करवाया। सुदर्शन नामक झील का निर्माण कराया। आगे चलकर इसी झील को सम्राट जो अशोक द्वारा सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण करवाया गया। आगे चलकर इसी के पोते यानी कि अशोक महान उसने है वो फिर है वो नहरों का निर्माण करवाया था, नहरों का निर्माण करवाया था जो इसी झील से है, सुदर्शन झील से। तो ये बातें ध्यान में रखनी है आपको। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति यानी कि 300 ईसा पूर्व में 300 BC लिख रही हूं मैं, बिफोर क्राइस्ट है। तो देखो पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके वक्त करवाया गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के वक्त है वो 300 ईसा पूर्व में प्रथम जैन संगीति का आयोजन करवाया गया था। कहां पर? पाटलिपुत्र में। और जैन धर्म 2 शाखाओं में विभाजित हो गया और इसी टाइम है वो जैन धर्म की 2 नई शाखाएं मिलकर आई, हीनयान और महायान। महायान यानी कि जो नई विचारधारा वाले लोग थे और हीनयान यानी कि वो जो पुरानी विचारधारा वाले लोग थे। तो इस प्रकार हम जो बौद्ध और जैन धर्म के बारे में है वो महाजनपद काल जब पूरा हो जाएगा तब हम बौद्ध और जैन धर्म को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो देखो कितना अलौकिक सुंदर वर्णन है वो मेगास्थनीज कर रहा है। तो आज अगर पाटलिपुत्र की जो दीवारें है वो जीवंत खड़ी हो जाए तो वो आज की जो जनता है, जनसंख्या है, आज की पीढ़ियों को कोसेंगी कि उस टाइम है वो मेरे जो विदेशी है वो यहाँ पर घूमने आते थे, यहाँ पर की जो शासन व्यवस्था है, यहाँ की जो सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, प्रशासनिक जीवन है वो कितना अच्छा है। और सारी मतलब आज तो है जो पाटलिपुत्र है, पटना जो पाटलिपुत्र है वो उसकी जो सारा शीर्ण विर्ण हो चुका है। लेकिन पहले वाला पाटलिपुत्र आज की जनसंख्या को शायद मैं ऐसा मानती हूँ कि कोसता होगा, क्योंकि उस टाइम है वो कितनी अच्छी व्यवस्था थी। और आज देखो जनसंख्या जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो वैसे वैसे है आपूर्ति है, लोगों की मांग आपूर्ति है वो बढ़ती जा रही है। तो मतलब पहले वाला इतिहास अब कहाँ रहा है, सब नष्ट हो गया है। तो आज की जो पीढ़ी है उनको कोसेंगी, क्योंकि पहले कितनी शांति अच्छी व्यवस्था थी और लोग घर में ताले भी नहीं लगाते थे, चोरी चपारी भी नहीं होती थी और जो शांति व्यवस्था और मकान है वो लकड़ी के बने हुए थे, अच्छा खासा साफ सुथरा माहौल था। लेकिन आज वाला देख लो, जनसंख्या ने, बढ़ते जनसंख्या के प्रदूषण ने सब कुछ नष्ट वष्ट कर दिया। तो पहला
पाटलिपुत्र कितना, आज देखो आप जाकर, कभी मैं भी नहीं गई, कभी ऐसा मौका आया तो पाटलिपुत्र को हम फिर से देखेंगे। तो जो विश्व धरोहर है तो उनको हमें सुरक्षित करके रखना चाहिए, उनको नष्ट नहीं करना चाहिए और उनकी है वो मरम्मत देख रेख करनी चाहिए सरकार, तभी तो वो यूनेस्को जैसी वर्ल्ड हेरिटेज जो सूचियां होती है, वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को द्वारा, तो उसमें शामिल किया जाता है ताकि है वो उनका संरक्षण किया जा सके। तो पहले वाला नगर और आज वाला देख लो क्या हाल हो गया है। तो आगे देखो, 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य, अभी को मैंने ये बता दिया कि जो प्रथम जैन समिति है, प्रथम जैन समिति का आयोजन कब किया गया, 300 ईसा पूर्व में, जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में किया गया था। और इसी टाइम है वो जैन धर्म 2 भागों में विभक्त हो गया, पाटलिपुत्र में किया गया था प्रथम। अब अगर मैं ऐसे पूछूं आपसे कि प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ किया गया था, ये जैन समिति है, तो प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन है वो जो अजातशत्रु है उसके काल में किया गया था। और जो सातकर्णी गुफा में, और जो महात्मा बुद्ध थे उनकी जब अजातशत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष में महापरिनिर्वाण हुआ था, तब जो अजातशत्रु हैं उन्होंने प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन करवाया था सातकर्णी गुफा में। और दूसरी फिर कालाशोक करवाता है, दूसरी कालाशोक। तो इस प्रकार से देखो, चीजों को कनेक्ट करो कि ये जैन समिति है, बौद्ध समिति कौन कराया था, अजातशत्रु और कालाशोक। और यहाँ पर जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो जैन समिति का आयोजन करवा रहे हैं। अब देखो, 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मुनि भद्रबाहु के साथ कर्नाटक में के श्रवण बेलगोला चले गए। अब देखो, जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो जैन धर्म है, वो ग्रहण कर लेते हैं, जैन धर्म में ग्रहण करते हैं। 298 ईसा पूर्व में जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो एक जैन मुनि है भद्रबाहु के साथ में है वो जो कर्नाटक का श्रवण बेलगोला नामक स्थान है वहां पर चले जाते हैं और सलेखना पद्धति से है वो जो अपना जीवन के अंतिम वर्ष है वो बिता देते हैं। सलेखना पद्धति के द्वारा अपना जो त्याग है, जो शरीर त्याग है वो कर देते हैं। चंद्रगिरी की तथा यहाँ चंद्रगिरी की पहाड़ियों पर सलेखना पद्धति, चंद्रगिरी की पहाड़ियां यहाँ पर सलेखना पद्धति द्वारा चंद्रगुप्त ने अपना शरीर त्याग कर दिया। इसी सलेखना पद्धति को जो जैन धर्म में है वो संथारा कहा जाता है। जो सलेखना पद्धति होती है ना, इसको जैन धर्म में संथारा कहा जाता है। जिस प्रकार से जो बौद्ध धर्म में है वो जो शरीर त्याग को महापरिनिर्वाण कहते हैं, उसी प्रकार जो बौद्ध धर्म है उसमें जो सलेखना पद्धति को है, यानी कि जो अपना शरीर त्याग करने का होता है, उसको संथारा कहा जाता है। इसमें क्या होता है सलेखना पद्धति में कि जो जब जीवन के अंतिम वर्ष आते हैं उनको लगता है हाँ मृत्यु निकट है, तो वो जो अपना अन्न और जल है वो त्याग कर देते हैं, है वो, तो उसको कहते हैं सलेखना पद्धति। मतलब जीवन के अंतिम वर्षों में वो कुछ भी अन्न और जल है वो ग्रहण नहीं करते, तो इस प्रकार से फिर उनकी है वो मृत्यु हो जाती है, शरीर त्याग हो जाता है उनका। तो चंद्रगुप्त मौर्य कौन सा धर्म ग्रहण करते हैं, जैन धर्म। तो इन्हीं के जो पोते होंगे अगले जो महान अशोक महान, तो वो है वो बौद्ध धर्म ग्रहण करेंगे। तो ये बात ध्यान में रखनी। अब आते हैं इन्हीं के पुत्र जो है बिंदुसार, जिनकी पहचान है वो एक पुत्र के रूप में और एक पिता के रूप में है। कैसे, मतलब इनको ऐसे इतिहास में नहीं जानते, इनको ऐसे जानते हैं कि ये चंद्रगुप्त के बेटे हैं बिंदुसार और महान अशोक के पिता है। इनका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, मतलब खुद कितनी है वो प्रसिद्धि इन्होंने कुछ हासिल नहीं किया, जिसके कारण इनकी पिता और पुत्र के कारण पहचान है। पिता चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे हैं ये खुद, और जो अशोक महान हुए उनके पिता है। तो आइए बिंदुसार जो 298 में जो चंद्रगुप्त की मृत्यु हो गई, उन्होंने त्याग कर दिया शरीर का,
तो उसके बाद आते हैं 298 से लेकर 273 ईसा पूर्व। पिता है चंद्रगुप्त, माता है दूरधरा। उपनाम देखो अमित्र घात, ऐसे नाम है इनके, अमित्र कोटिज, सिंहसेन, मद्रसार, वरिसर और अजात शत्रु। तो इनकी ये है वो उपनाम है, ध्यान में रखना। बिंदुसार नाम पुराणों में प्राप्त होता है, जो बिंदुसार नाम है इनका वो पुराणों में प्राप्त होता है। उपनाम ये देख लो। बिंदुसार के शासनकाल में 2 बार है वो तक्षशिला के लोगों ने विद्रोह कर दिया। अब आप बोलो कि ये मगध पर शासन कर रहे हैं, तो फिर ये तक्षशिला कहां से आ गया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, मैंने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी जो लोग थे उनको भारतीयों को यूनानी लोगों से मुक्त कराया। तो फिर उन्होंने है वो अखंड भारत की नींव रखी। अखंड भारत का जो सपना था जो चाणक्य का, उनका पूरा किया। तो जो जितना भी बिखरा हुआ था उनको समेट दिया और अखंड भारत का निर्माण किया। तो जो सारा क्षेत्र था तक्षशिला, गांधार और जो पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला इलाका था, सारा अब किसके अंडर में था? चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर में था। अखंड भारत का निर्माण किया तो सारा जो क्षेत्र है वो इनके अंडर में आ गया। तो जब तक्षशिला का यहाँ जिक्र हुआ है तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि आप सोचो कि भाई ये तो मगध पर शासन करने वाला जो वंश राजा है वो हम पढ़ रहे हैं। तो भाई उनके जब पिताजी है वो उन्होंने अखंड भारत का निर्माण किया है, तो सारे हिस्सों पर इन्हीं का अब है वो हक है। तो ये बात ध्यान में रखना। देखो बिंदुसार के शासनकाल में 2 बार विद्रोह हुआ, ठीक बात है। फर्स्ट विद्रोह है वो बिंदुसार के जो बड़ा पुत्र था सुसीमा के कुप्रशासन में हुआ, और दूसरा विद्रोह का कारण है वो अज्ञात है। इसे अशोक ने है वो दबा दिया। कि प्रथम तो जो उनका पुत्र हुआ, बिंदुसार का भी पुत्र हुआ सुसीमा, उसके कारण है वो हुआ था कुप्रशासन के कारण, और सेकंड है वो जो अज्ञात है और जो अशोक महान हुए उन्होंने दबा दिया। तो अशोक महान को अगले जो क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे। तो उसके बाद है वो अशोक महान का जितने भी 13 शिलालेख है उनको मैं विस्तार पूर्वक अगली क्लास में आपको बताऊंगी। और इसके बाद हम थोड़ा सिकंदर का परिचय देख लेंगे, और उसके बाद महाजनपद काल है वो हमारा पूर्ण हो जाएगा, और उसके बाद हम जैन और बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। तो कल हम पढ़ेंगे अशोक महान को। तो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास के अंत में अपनी फीडबैक जरूर दें कि क्लास आपको कैसी लगी, और